मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आज़ादी के बाद केंद्र व राज्यों में भी काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही खासकर कांग्रेस पार्टी ने, और अब केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफ़ी हद तक खत्म कर दिया है, और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके कर्नाटक स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब तो इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज़्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं। आपके कर्नाटक स्टेट में भी ये सब हमें देखने के लिए मिल रहा है, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है, और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ मैं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, बैकवर्ड क्लास के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में रही कांग्रेस व बीजेपी आदि की भी रही सरकार में नहीं मिला है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही श्री वीपी सिंह की सरकार में ही इन्हें यह सुविधा मिली है, जिसका भी विरोधी पार्टियां इन्हें इनका पूरा लाभ नहीं दे पा रही है। और सोचने की बात यह है कि आपके कर्नाटक स्टेट में जब असेंबली का चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ खास तौर से वीकर सेक्शन के लोगों को ये कहा कि हम आरक्षण की जो सीमा है 50% से बढ़ाकर 75 कर देंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने अपनी हुकूमत में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की, जिस कांग्रेस पार्टी ने अपनी हुकूमत में SC/ST का रिजर्वेशन कोटा पूरा नहीं किया और इनके हितों के लिए जो कानून बनाए गए थे तो उनको लागू नहीं किया, तभी फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो देश की जो सेंटर की पहली सरकार थी उसके वो कानून मंत्री थे, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इसलिए आप लोगों को जो 50 से सीमा बढ़ाकर 75 की बात कर रहे हैं, 75%, ये केवल हवाई है, कागजी है, इसमें कोई भी दम नहीं है, कोई भी ताकत नहीं है और प्रैक्टिकल में इसका कोई भी लाभ आप लोगों को मिलने वाला नहीं। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी के अथक प्रयासों से ही श्री वीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। जब सेंटर में कांग्रेस पावर में थी तो हमारे समाज के लोग खास तौर से बाबा साहब के अनुयायी तो कांग्रेस से बराबर ये मांग करते रहे बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया।
लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ, श्री बीपी सिंह की सरकार बनी सेंटर में, और पहली बार हमारे कुछ एमपी जीत कर आए, उसमें मैं भी मेंबर पार्लियामेंट बनी थी। तो उस समय श्री बीपी सिंह ने ये कहा था तो कि हम ये चाहते हैं माननीय श्री कांशीराम जी को कि आपकी पार्टी सरकार में शामिल हो जाए, और हम चाहते हैं कि मायावती को जो भी चाहे हम मंत्रालय सेंटर में देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने श्री बीपी सिंह को ये कहा कि हमें मंत्रालय नहीं चाहिए, हमारी दो ही मांगे हैं। जो बैकवर्ड क्लास की मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो कांग्रेस की हुकूमत के समय में आ गई थी, वो पेंडिंग में पड़ी है, उसको लागू कर दो। कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे अरसे के शासनकाल में तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया है, उनको सम्मानित कर दो। हमें इसके सिवाय ना कोई बड़ी कुर्सी चाहिए, हमें केवल बाबा साहब का सम्मान चाहिए, और पिछड़ों को जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है वो लागू होनी चाहिए। तो श्री बीपी सिंह ने हमारी बात को माना और उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इन वर्गों के लोगों को, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ विशेषकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। यही स्थिति हमें मुस्लिम समाज की भी देखने के लिए मिल रही है। ओबीसी के साथ साथ जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और ईसाई समाज के लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनकी भी स्थिति कोई ठीक नहीं है। और ये सब हमें यहाँ पे कर्नाटक प्रदेश में भी काफ़ी कुछ इनकी दयनीय हालत देखने के लिए मिल रहा है, जिसके अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। इसी प्रकार हमें पूरे देश में जो दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोगों की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है, इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चा कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति अभी भी हमें पूरे देश में यहाँ काफ़ी ज़्यादा खराब या दयनीय ही बनी हुई नज़र आती है। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा दुखी ही नज़र आते हैं। और इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है। किंतु इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र व आपके कर्नाटक स्टेट में भी यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफ़ी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जबकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों की सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय
बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। तभी फिर सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और भी समस्याओं से काफ़ी हद तक निजात पा सकती है। इसके साथ साथ पिछले कुछ वर्षों से अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिससे आपका खुद का अपना कर्नाटक प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। किंतु इन सब का मुख्य कारण हमारी पार्टी आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने कर्नाटक प्रदेश में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक व अन्य सभी नीतियां या आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती है, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज़्यादातर ये पार्टियां केंद्र व आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यह सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में व आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं। जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के व आज़ाद होकर सर्व समाज के लोगों की व खासकर वीकर सेक्शन के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में यहाँ सरकार भी बनाई है। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, बहुत से विरोधी पार्टी के लोग बीएसपी के बारे में ये कहते हैं कि बीएसपी अब बहुत कमज़ोर हो गई है, सिमट गई है उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप चुनाव का रिकॉर्ड उठाकर देखो कि जब तक पूरे देश में और यूपी में भी चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा तो हमेशा पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी बीएसपी का ग्राफ